हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उनके जेनेरा के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसी सीरीज में आज हम एक और जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है इफेड्रा। इफेड्रा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है और इसका बहुत इकोनॉमिक वैल्यू भी है। साथ ही साथ हम आज जो है क्या करने वाले हैं, इसके सिर्फ प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मीन्स हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ये चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि बाहर से देखने में प्लांट जो है वो किस तरीके का दिखाई देता है, और साथ ही हम देखेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट मीन्स इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज जो है हम क्या देखेंगे, सिर्फ जो है इसकी प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं किस तरीके का इसका प्लांट बॉडी होता है, कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे जो है इसका बिहेवियर होता है, ये सब कुछ जो है हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किस क्लास, किस ऑर्डर, किस फैमिली का ये मेंबर है, ये चीज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे डिवीजन देखा जाए तो कोनिफेरोफाइटा का मेंबर है, क्लास इफेड्रोप्सिडा, ऑर्डर इफेड्रेल्स, फैमिली इफेड्रेसी और जीनस इज इफेड्रा। तो ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसके बारे में। देयर आर अबाउट 42 स्पीसीज ऑफ इफेड्रा। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में इसकी 42 स्पीसीज हैं। 42 जो है इस प्लांट की स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। जीनस तो आपका क्या है, इफेड्रा है, बट स्पीसीज जो है वेरी करती है, कई सारी स्पीसीज हैं इसकी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें 42 स्पीसीज हैं इसकी इफेड्रा के। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम अर्थ को देखा जाए तो ये अर्थ जो है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। इस तरीके से ये होता है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न, इस तरीके से 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर देखा जाए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में ये प्लांट एग्जिस्ट करता है। दोनों ही जगह पे अगर देखा जाए तो प्लांट एग्जिस्ट करता है। इन दोनों ही जो हेमिस्फीयर्स हैं आप देखेंगे तो इनमें कई सारे कंटिनेंट्स, जो भी हमारे कंटिनेंट्स हैं, कुछ कंटिनेंट्स आपके ईस्टर्न में, कुछ वेस्टर्न में, और साथ ही साथ देखेंगे तो दोनों में ही कुछ जो है कंटिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके कई सारी कंट्रीज पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए तो ये पूरा ही ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में ये प्लांट एग्जिस्ट करता है। इफेड्रा इज सोर्स ऑफ ड्रग इफेड्रीन। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका नाम है इफेड्रीन, वो जो है इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्लांट से निकाला जाता है इफेड्रा से। और ये जो ड्रग है ये बहुत सारे जो आपके बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मेनली अगर देखा जाए तो मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है, सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट में इफेड्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर देखा जाए अस्थमा, जो सांस की बीमारी होती है, साथ ही साथ जो कई सारे जो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एक बीमारी है, या आप कह सकते हैं जो कि जनरल फ्लू है आपका, सीजनल फ्लू जिसको कहा जाता है, हे फीवर। हे फीवर जो होता है, आप देखा जाए तो इसको क्या होता है, ये एक सीजनल जो बीमारी होती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हर सीज़न पे आ जाता है, और साथ ही साथ आप देखते हैं तो वो पूरी फैमिली को हो जाता है। तो इस तरीके का जो सिम्टम, इस तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इस तरीके के जो सांस से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, सर्दी जुकाम वगैरह, तो वो जो है हे फीवर ही होता है वो। साथ ही साथ कोल्ड की कंडीशन जो होती है, तो ये सब कुछ जो है मेनली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके ट्रीटमेंट में इफेड्रीन अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नाउ अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस प्लांट के बारे में, जो इफेड्रा प्लांट है हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को। आप जानते हैं कि जो भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो स्पोरोफिटिक होती है। मीन्स क्या है कि वो 2n स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी जो मेन प्लांट बॉडी है इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। बाहर से ये प्लांट कैसा दिखाई देता है। आप कोई भी प्लांट देखते हैं ना, तो वो हम जो बाहर से देख रहे हैं, हम जो प्लांट को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आम के प्लांट पेड़ को देख रहे हैं, तो वो क्या है कि बाहर से वो प्लांट कैसा दिखाई देता है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, तना कैसा है, अच्छा तना बहुत मोटा है, लंबा है, पेड़ बड़ा है, छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम देखें तो जड़ उसमें किस तरीके का है। तो ये सारा कुछ जो हम बाहर से देखते हैं वो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं आप। तो इसी एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हमें देखना है कि बाहर से वो पर्टिकुलर प्लांट कैसा दिखाई देता है, बाहर से देखने में किस तरीके की लीफ है, उसकी स्टेम कैसा है, तो ये सारा कुछ जो है हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ इफेड्रा आर लो ग्रोइंग, तो ज़्यादातर अगर स्पीसीज को देखा जाए इफेड्रा के तो उनकी हाइट कम ही होती है, बहुत लंबे लंबे टॉल जो प्लांट है या ट्री है वैसा ये नहीं दिखाई देते हैं, इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अनदर जिम्नोस्पर्म्स। दूसरे जिम्नोस्पर्म्स, कई सारे जिम्नोस्पर्म्स को अगर आप देखें तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लो ग्रोइंग होते हैं, हाइट इनकी कम होती है, वुडी होते हैं, वुड होता है इनके अंदर, और साथ ही साथ ट्रेलिंग दैट मीन्स कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम या किसी भी चीज़ पर रेंगते हुए चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, रेंग के चढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंबिंग नेचर शो करते हैं, क्लाइंब करते हैं, दूसरे पे चढ़ते हैं। श्रब लाइक प्लांट बॉडी होता है वही है कि बहुत जो है आपका ट्री लाइक प्लांट या कह सकते हैं कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है, श्रब लाइक प्लांट बॉडी इनकी देखने को मिलती है। रेयरली मोर देन 30 सेंटीमीटर टॉल, और कभी कभी जो है 30 सेंटीमीटर टॉल दिखाई देते हैं ये। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को देखा जाए या कह सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी है इसकी इफेड्रा की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रूट, स्टेम और लीफ, यही 3 पार्ट हैं। इन्हीं 3 पार्ट्स की हमें क्या करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है। रूट है तो रूट कैसा है, किस टाइप का रूट है, स्टेम है तो वो किस तरीके का है, लीफ है तो वो किस तरीके का है। तो यही 3 पार्ट हैं इस प्लांट के जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूट को कि रूट कैसा है। रूट मीन्स आपका जो सॉइल के अंदर का पार्ट है, मेनली अगर इस प्लांट को कंसीडर किया जाए तो सॉइल के अंदर जो पार्ट है जो मेनली क्या करता है कि मिनरल, वाटर, इन चीज़ों के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इस तरीके से इसी रूट के बारे में हम देखते हैं। चलिए, इट इज़ लॉन्ग टैप रूट। अगर रूट को देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और टैप रूट होता है। टैप रूट मीन्स रूट का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, रूट का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो रेडिकल से हो रहा है। तो इस तरीके के रूट को कहते हैं टैप रूट। साथ ही साथ जो टैप रूट होते हैं उनमें एक प्राइमरी रूट देखने को मिलता है, साथ ही इससे लेटरल रूट्स निकले होते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट, इस तरीके का स्ट्रक्चर टैप रूट सिस्टम जो है इफेड्रा के प्लांट में देखने को मिलता है। किसमें, जीरोफिटिक स्पीसीज में। वो सारे स्पीसीज जो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जहां वाटर की कमी है, ऐसे कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स को जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो जो भी इफेड्रा के जीरोफिटिक स्पीसीज हैं उनमें रूट काफ़ी लंबा लंबा होता है और साथ ही टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है वहाँ पे। क्यों इतना लंबा होता है, क्योंकि वाटर कम है, तो ऐसे में रूट जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इस वजह से इनकी लंबाई या इनकी लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है। बट इट लार्जर फॉर्म्स इट रिप्लेस्ड बाई एडवेंटिशियस रूट। लेकिन ज़्यादातर काफ़ी जो फॉर्म्स हैं इसके इफेड्रा के, उसमें ये टैप रूट जो है एडवेंटिशियस रूट में रिप्लेस हो जाता है। टैप रूट की जगह जो है एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। नाउ स्टेम को देख लेते हैं कि जो स्टेम है या आप कह सकते हैं जो मेन एक्सिस है प्लांट का वो कैसा दिखाई देता है। स्टेम इज ग्रीन। अगर देखा जाए तो स्टेम ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है। दैट मीन्स क्या कि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इस वजह से इसका कलर ग्रीन है। तो अब स्टेम जो है आप देखेंगे आगे कि स्टेम का रोल कितना ज़्यादा है। लीफ का जो काम है आप देखेंगे वो काफ़ी हद तक स्टेम करेगा। तो इस तरीके से स्टेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफेड्रा के केस में। तो चलिए देखते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती हैं इस प्लांट में, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं इस प्लांट से, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है स्टेम में। ज्वाइंटेड स्टेम होता है। ज्वाइंटेड मीन्स यहाँ देखेंगे स्टेम में तो यहाँ नोड और इंटर नोड में ये जो स्टेम है वो डिवाइडेड होता है। तो जहाँ कहीं भी स्टेम में अगर नोड इंटर नोड में डिवाइडेड है स्टेम, तो दैट मीन्स उस स्टेम को, उस टाइप ऑफ स्टेम को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंटेड स्टेम। तो इस तरीके से यहाँ ज्वाइंटेड स्टेम प्रेजेंट होगा। ज्वाइंटेड स्टेम पाया जाता है यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड। ये नोड वाला रीजन जो होता है यहीं से लीफ और ब्रांच का डेवलपमेंट होता है, और 2 नोड्स के बीच का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। तो इस तरीके से जो स्टेम है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड पाया जा रहा है। ब्रांचेस डेवलप इन लीफ एक्सिस एट द नोड। जो ब्रांचेस हैं, जो ब्रांच निकल रही है
वो लीफ की एक्सिल, लीफ एक्सिल दैट मीन्स कि ये आपका स्टेम है, तो इससे क्या है, ये लीफ निकली है, माना कि ये लीफ निकली है, इसका जो जहाँ से स्टेम और लीफ अटैच है वो रीजन जो है उसको हम बोलते हैं लीफ एक्सिल। इसी लीफ एक्सिल से आपको ब्रांच निकली हुई पाई जाएंगी। तो ब्रांचिंग कहाँ से होगी, ब्रांचिंग वहीं से होगी जहाँ से लीफ स्टेम एक दूसरे से अटैच है, या कह सकते हैं लीफ जहाँ स्टेम से अटैच है उसी रीजन से ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके से जो है लीफ एक्सिस जो है, आपका लीफ कहाँ से निकल रहा है, लीफ जो है वो नोड से निकल रहा है ना, तो नोडल रीजन से ही आपका ब्रांच निकलेगी, और वो एक्सिलरी रीजन जो है जहाँ से लीफ और स्टेम एक दूसरे से अटैच हैं वहीं से ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देती हैं। द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीव्स। अब एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है, यूनिक चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या चीज़, कि जितने नंबर ऑफ लीफ हैं उतनी ही ब्रांचेस देखने को मिलेगी। अगर 2 लीफ है तो यहाँ 2 ही ब्रांच देखने को मिलेगी, 4 लीफ है तो 4 ब्रांच ही देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से ब्रांच का कैरेक्टर या ब्रांच का डेवलपमेंट लीफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ लीफ जितना है उतना ही नंबर ऑफ ब्रांच देखने को मिलता है। प्रेजेंट एट द नोड, तो यही नोडल रीजन से ही आपके ब्रांचेस निकले हुए पाए जाते हैं। ड्यू टू ज्वाइंटेड नेचर ऑफ स्टेम एंड वोल्ड ब्रांचेस इफेड्रा इज कॉमनली नोन एज ज्वाइंटेड फिर। तो क्या चीज़ है कि एक तो ये चीज़ है कि ज्वाइंटेड, फिर तो क्या है कि एक तो ये क्या है कि ज्वाइंटेड नेचर है इनका, है ना, नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड है, तो ज्वाइंटेड नेचर है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्या है, वोल्ड ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, पूरा तरीके से जो है इसके चारों तरफ नोडल रीजन पे ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका क्या है, ज्वाइंटेड फिर। तो ये चीज़ यहाँ पाई जाती है। अगर इसके स्टेम को देखा जाए, यहाँ पे एक ट्विक को लेकर के देखें तो कुछ इस तरीके का ट्विक दिखाई देता है। स्टेम को देखें तो आप क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेम जो है वो नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड है। ये वाला रीजन जो है ये नोडल रीजन है, ये वाला रीजन जो है क्या है, ये नोडल रीजन है। यहीं से आपका लीव्स दिखाई देंगे जो स्केली लीव्स हैं। इस तरीके से लीव्स जो है स्केली लीव्स होती हैं। फोलिएज टाइप ऑफ लीफ यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, वो जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ दिखाई देती हैं ऐसी पत्तियाँ यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। सिंपल से रिड्यूस्ड फॉर्म में स्केली लीव्स देखने को मिलेगी। लीफ के बारे में स्टडी करेंगे अभी तो वहाँ देखेंगे। तो इस तरीके से स्केली लीव्स यहाँ पाई जाती हैं। ये नोड है और ये नोड है ना, 2 नोड रीजन आप यहाँ देख पा रहे हैं। इन दोनों नोडल रीजन के बीच का जो रीजन है ये क्या है, इंटर नोड है। जैसे ये नोड है और ये नोड है, इन दोनों के बीच का रीजन क्या हो गया, ये इंटर नोड हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि स्टेम पूरी तरीके से नोड और इंटर नोड्स में डिवाइडेड है। अगर देखा जाए नोड को हम और अच्छे से देखें, थोड़ा पास चल के देखें कि नोड कैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, लीफ है। ये क्या है, ये लीफ है। ये लीफ जो है कहाँ से निकला है, नोड से निकला है। ये नोडल रीजन है। लीफ में एक और बड़ा ही अलग सा कैरेक्टर होता है क्या, कि ये लीफ जो होता है ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ये फ्री होते हैं, बट नीचे आकर के ये फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे फ्यूज्ड फॉर्म जहाँ होता है लीफ का, मीन्स बेस पे लीफ जो है आकर के फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के एक शीट लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है ना। अगर देखा जाए कि स्ट्रोबिलाई जो है, मेल या फीमेल स्ट्रोबिलाई, उनका डेवलपमेंट भी आपका कहाँ देखने को मिलता है, उनका डेवलपमेंट भी ये नोडल रीजन से ही होता है। जहाँ नोड है यहीं से फीमेल स्ट्रोबिलाई का डेवलपमेंट होगा। फीमेल स्ट्रोबिलाई मीन्स जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इस प्लांट का, वो क्या है, इसी स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। स्ट्रोबिलाई क्या होता है कि स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो ही एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोबिलाई। तो इसी स्ट्रोबिलाई के अंदर इनके जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसी स्ट्रोबिलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर या इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ इस प्लांट में देखने को मिलती हैं। नाउ हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है लीव्स को, कि जो पत्ती है इसकी वो कैसी है। आपने स्टेम को देखा है ना, स्टेम ग्रीन कलर का है, नोड्स इंटर नोड्स में डिवाइडेड है। अब हमें देखना है वो लीफ जो कि नोड पे प्रेजेंट है, उसको देखना है कि वो कैसा है।
लीव्स आर वेरी माइन्यूट। तो अगर लीव्स को देखा जाए तो ये बड़े छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा ना लीफ कैसे दिखाई दे रहे थे, काफ़ी छोटे छोटे, साइज इनकी काफ़ी कम होती है, स्केली होते हैं और सेसाइल होते हैं। सेसाइल मीन्स कि आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि स्टेम से लीफ को जोड़ने के लिए आपको यहाँ जो है पेटियोल हो। ये क्या होता है, ये पेटियोल होता है ना। पेटियोल क्या करता है, लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पेटियोल नहीं है। तो जहाँ भी लीफ में पेटियोल नहीं है तो उस तरीके के लीफ को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल लीफ। तो इस तरीके से यहाँ क्या होता है, सेसाइल लीफ प्रेजेंट है, मीन्स पेटियोल है नहीं, लीफ डायरेक्टली ब्रांच से अटैच है। ये ब्रांच है अगर तो इससे लीफ डायरेक्टली यहाँ अटैच है। तो इस टाइप के लीफ को, इस टाइप ऑफ लीफ के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सेसाइल लीफ बोलते हैं। ठीक है, देयर आर अरेंज्ड इन पेयर्स और वोल्ड्स एट द नोड। अगर देखा जाए तो ये लीफ जो होते हैं या तो पेयर्स में होते हैं, दो दो एक साथ रहेंगे, या फिर आपका ये वोल्ड होते हैं, चारों तरफ से पूरा नोड को कवर किए रहते हैं, घेरे रहते हैं। तो या इस तरीके का कैरेक्टर दिखता है या तो इस तरीके का अरेंजमेंट दिखता है कि दो दो ही लीफ जो है आपके पेयर्स में लीफ जो है आपकी देखने को मिलती हैं। लीव्स एट नोड्स आर फ्यूज्ड एट बेस। तो बेस पे अगर देखा जाए, जैसे आपने देखा अभी डायग्राम में कि बेस पे लीफ जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। ये बेस वाला रीजन फ्यूज्ड है, ऊपर का लीफ जो है फ्री है। होना कैसे चाहिए लीफ को, मान लीजिए लीफ है तो इस तरीके से होना चाहिए, बट इस तरीके से ना हो करके ये इस तरीके से है। 3 लीफ है, तीनों ऊपर से फ्री हैं बट नीचे से क्या है, बेस पे ये फ्यूज्ड हो चुकी हैं। तो इस तरीके का चीज़ देखने को मिलता है, फॉर्म शीट, और ये फ्यूज होकर के एक शीट लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देती हैं। सिंस लीफ डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ फूड सिंथेसिस, ये लीव्स जो हैं ये फूड के सिंथेसिस नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा था, क्लोरोफिल स्टेम में पाया जा रहा था। स्टेम आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था, बट लीफ जो है यहाँ क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। ये जो है फूड के सिंथेसिस नहीं कर सकते, फूड फोटोसिंथेसिस जो है ये नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन स्टेम जो है उसके पास चला गया कि आप, इसने कहा लीफ में नहीं कि मेरे पास जो है क्लोरोफिल अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन करेगा, वो स्टेम करेगा। क्यों, क्योंकि उनके पास जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, उसकी वजह से वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस का काम जो है, जो कि लीफ को करना चाहिए, वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वो काम जो है स्टेम कर रहा है। अब आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख लिया, बाहर से देख लिया कि इसका प्लांट कैसा दिखाई देता है। लीफ को देख लिया कि लीफ जो है वो भाई बड़ा छोटा छोटा है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीफ है यहाँ पे। स्टेम को आपने देखा नोड इंटरनोड में डिवाइडेड है, ये सारा कुछ देखा। रूट को आपने देखा कि टैप रूट सिस्टम है जो जेरिक कंडीशन में प्लांट है उनमें, तो ये सारा कुछ आपने देखा। अब हमें क्या देखना है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स हम अब क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीफ, इसका टीएस कट करेंगे। कट करके देखेंगे कि अंदर ये इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, स्टील है, तो ये सारा कुछ कैसा है, किस तरीके का अरेंजमेंट है। तो हम क्या देखने वाले हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, मीन्स अंदर से ये प्लांट कैसा दिखाई देता है। अभी आपने अभी तक क्या देखा, बाहर से देखा कि बाहर से प्लांट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा था। नाउ अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनली रूट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स एंड वैस्कुलर रीजन। तो 3 पार्ट्स में रूट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे बाहर होता है एपिब्लेमा। तो अगर रूट के एपिडर्मिस को देखें तो उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा, जो रूट का सबसे बाहर की लेयर होती है ना रूट के अंदर टीएस कट करने पे, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। उसके नीचे आपको कॉर्टेक्स रीजन दिखाई देगा, या आप कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। और फिर उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, वैस्कुलर रीजन। वैस्कुलर रीजन या वैस्कुलर बंडल या स्टील, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एपिब्लेमा इज सिंगल लेयर ऑफ सेल। अगर एपिब्लेमा को देखा जाए तो वो एक ही लेयर में बना होता है, एक ही लेयर का बना होता है, मीन्स कि इसमें जो है एक ही लेयर की सेल्स पाई जाती हैं इस तरीके से।
रूट हेयर्स प्रेजेंट, यहाँ रूट हेयर्स देखने को मिलेंगी। रूट हेयर्स वही जो मिनरल वाटर के एब्जॉर्प्शन करती हैं, तो रूट हेयर्स देखने को मिलेगा एपिडर्मिस पे। कॉर्टेक्स जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर और इनर जोन, यहाँ दो जोन्स में डिवाइडेड होगा कॉर्टेक्स। बाहर जो होगा वो आउटर जोन होगा और अंदर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका इनर जोन। आउटर कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ कॉलन काइमेटस सेल्स। अगर आउटर कॉर्टेक्स को देखा जाए, जो कॉर्टेक्स का बाहर वाला रीजन है वो कॉलन काइमेटस सेल्स से मिलकर के बना होता है। ये जो कॉलन काइमेटस सेल्स होती हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं, मीन्स जो प्लांट है उसको मजबूती देने का काम करती हैं। और फिर अगर इनर कॉर्टेक्स को देखा जाए तो वो पैरेनकाइमेटस, सिंपल पैरेनकाइमेटस होती हैं। ऐसा कुछ सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें। नाउ इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल सराउंड्स स्टील। अब वो कॉर्टेक्स के और अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं तो वहाँ इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल होता है। ये दोनों ही रीजन जो स्टील है सेंट्रल, या आप कह सकते हैं वेस्कुलर रीजन है, उसको सराउंड किए रहते हैं, उसको जो है ये चारों तरफ से घेरे रहते हैं। वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ रूट में भी डाई आर्क और ट्राई आर्क। अगर वेस्कुलर सिलेंडर को देखा जाए रूट के, तो या तो वो जाइलम को मेनली कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ तो या तो डाई आर्क कंडीशन होती है या तो ट्राई आर्क कंडीशन देखने को मिलती है। मीन्स या तो आपको जैसे डाई आर्क कंडीशन जो जाइलम है वो दो आर्क में दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, या हो सकता है ये जाइलम जो है तीन आर्क में दिखाई दे कुछ इस तरीके से। तो दोनों ही कंडीशन देख सकते हैं आप, या तो ऐसा डाई आर्क कंडीशन पाया जाएगा या तो यह ट्राई आर्क कंडीशन पाया जाएगा। दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पाया जा सकता है। ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑफ फ्लोएम आर प्रेजेंट बिटवीन आर्म्स ऑफ जाइलम। तो ये जो जाइलम के आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बीच में बहुत ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑफ क्या होते हैं, ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑफ फ्लोएम होते हैं। तो ये आर्म्स के बीच में आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इंटरनल स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर जो है आपका एपिडर्मिस या एपिब्लेमा जो भी कहिए, इसके सबसे बाहर जो है क्यूटिकल की एक लेयर होती है और रूट हेयर्स आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ना कॉर्टेक्स को अगर देखें तो कॉर्टेक्स दो रीजन्स में आप जान रहे डिवाइडेड है। बाहर वाला आउटर कॉर्टेक्स जो कि कॉलन काइमेटस सेल्स से मिलकर के बना है, और इनर कॉर्टेक्स जो कि सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर के बना होता है। नाउ अब हमें क्या देखना है, अंदर का रीजन देखते हैं। तो अंदर जो है एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, जो कि ये जो स्टील है या वेस्कुलर सिस्टम है रीजन है उसको सराउंड किया हुआ है। इसमें आप देख पाएंगे कि जाइलम है, ठीक है। जैसे जाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये जाइलम है ना, जाइलम है। तो मेटाजाइलम आप देख पा रहे हैं कि टुवर्ड्स सेंटर दिखाई दे रहा है और प्रोटोजाइलम क्या है, टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट जिसमें मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर है और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडार्क कंडीशन। मीन्स मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर प्रेजेंट है, एग्जैक्ट कंडीशन। और इंडार्क कंडीशन में क्या होता है, इंडार्क कंडीशन में होता है कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होता है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होता है। तो ये एग्जैक्ट कंडीशन में क्या होगा, मेटाजाइलम सेंटर पर होगा, सेंटर की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन है। तो ऐसा दो आर्क में दिखाई दे रहा है जाइलम, और ये पूरा जो है आपको देखने को मिल रहा है ये फ्लोएम रीजन है। यहाँ सेंटर पे क्या है, पिथ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, रूट का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेम को कि स्टेम कैसा होता है, कैसा स्टेम दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है, सिंपल प्राइमरी जो स्टेम है वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेम हैज रिज एंड ग्रूव्स। स्टेम को देखा जाए तो ये रिज और ग्रूव में जो है डिवाइडेड है, दो रिज और ग्रूव रीजन देखने को मिलेंगे। ये है आपका रिज और ये है ग्रूव। इस तरीके से रिज और ग्रूव
में आपको रीजन दिखाई देगा, इस तरीके से डिवाइडेड दिखाई देगा आपका। इट्स टिश्यू आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। अब जो ये रीजन है, अब ये जो स्टेम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसका, यहाँ पे पूरा ये डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा और सेंटर रीजन पे क्या होगा, स्टील होगा। चलिए अब यही चीज़ को देखते हैं। एपिडर्मिस मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस की लेयर है जो सबसे बाहर है, वो थिक वॉल्ड होती है, उसकी वॉल थिक होती है। सेल्स की वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, और वो जो एपिडर्मिस है उसके बाहर की तरफ जो है आपका क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, तो इस तरीके से वहाँ उसके बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। हैप्लोचैलिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। हैप्लोचैलिक स्टोमेटा, आप जानते हैं कि स्टोमेटा में कौन सी सेल्स होती हैं, ऐसे ये गार्ड सेल्स है और इसके चारों तरफ कौन सी सेल्स होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है और ये सब्सिडियरी सेल्स। तो जो ये गार्ड सेल्स हैं इनका डेवलपमेंट अगर किसी दूसरे सेल से हो रहा है और सब्सिडियरी सेल्स का डेवलपमेंट किसी दूसरे सेल से हो रहा है, तो इस तरीके के स्टोमेटा को हम बोलते हैं हैप्लोचैलिक स्टोमेटा। तो यहाँ पे क्या है, हैप्लोचैलिक स्टोमेटा प्रेजेंट है विच आर संकेन, और ये स्टोमेटा जो होते हैं वो संकेन होते हैं, धसे हुए होते हैं इन सर्कुलर पिट्स इन द फरो। और ये जो फरो रीजन है यहीं पे छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, और उन्हीं गड्ढे में आपके ये स्टोमेटा धसे हुए पाए जाते हैं। तो संकेन स्टोमेटा पाया जाता है फरो रीजन पे। क्योंकि क्या है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो, तो इसके लिए इस तरीके का अडेप्टेशन देखने को मिलता है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस बिलो द एपिडर्मिस इन रिज, अगर रिज में देखा जाए तो यहाँ जो आपका एपिडर्मिस है इसके नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर के बना हुआ हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, और ये हाइपोडर्मिस की लेयर जो होती है ये मेनली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, एक तरह से कहें तो उसको क्या करती है, उसको ताकत देने का काम करती है। नाउ कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एंड इनर जोन। अब हम कॉर्टेक्स पे आते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, कह सकते हैं 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है, आउटर एंड इनर। आउटर मीन्स बाहर वाला और इनर मीन्स अंदर वाला। तो इस तरीके से 2 जोन्स में डिवाइडेड रहेगा आपका कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो 2 to 3 लेयर्स ऑफ इलोंगेटेड पैलिसेड सेल्स से मिलकर के बना होता है। पैलिसेड सेल्स से मिलकर के बना होता है आउटर कॉर्टेक्स। पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। तो 2 से 3 लेयर में आपको ये पैलिसेड सेल्स पाई जाएंगी जो कि आउटर कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करती है, या कह सकते हैं कि आउटर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन इन्हीं पैलिसेड सेल्स से मिलकर के बनता है, होता है। इनर कॉर्टेक्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 to 3 लेयर ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब जो अंदर वाला कॉर्टेक्स है ये तो बाहर वाला कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स, इसके नीचे इनर कॉर्टेक्स। तो इनर कॉर्टेक्स जो है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है। राउंडेड ऐसे जो है आपकी सेल्स होती हैं, तो इस तरीके से स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स से मिलकर के बना होता है। ये जो कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स, आई थिंक आप जानते होंगे कि इस तरीके का जो अरेंजमेंट या इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स आपको लीफ के अंदर देखने को मिलती है। लीफ जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम किसको करना है, इन ग्रीन स्टेम्स को करना है। तो ऐसे में ये सारे जो कैरेक्टर है जो लीफ का वाला, वो कैरेक्टर आपको स्टेम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स में डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिल रहा है स्टेम के अंदर। नाउ इनर कॉर्टेक्स, इनर टू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल प्रेजेंट। अब उस कॉर्टेक्स के अंदर चलें तो वहाँ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग। वेस्कुलर बंडल जो है जाइलम और फ्लोएम वो रिंग में प्रेजेंट है। मान लीजिए ऐसे पूरा रिंग में वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, तो रिंग में पूरा प्रेजेंट होता है। देयर आर 8 वेस्कुलर बंडल्स। पूरे मिलाकर के देखा जाए तो 8 वेस्कुलर बंडल पाया जाएंगे। वेस्कुलर बंडल मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम ऐसे। तो पूरा मिलाकर के
8 वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं। इसमें से 2 पेयर्स जो हैं वो स्मॉल बंडल्स हैं। 2 पेयर हैं मीन्स 4 जो वेस्कुलर बंडल हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जो कि लीफ ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लीफ ट्रेस मीन्स कि आपका लीफ जो लगा हुआ है स्टेम से, तो जैसे मान लीजिए ये लीफ स्टेम से लगा हुआ है, तो यहाँ जब लगा रहता है ना, तो ये इस लीफ का जो वेस्कुलर सप्लाई है और वेस्कुलर सिलेंडर है और जो स्टेम का वेस्कुलर सिलेंडर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ ट्रेसेस पाई जाती हैं। एक बंडल पाया जाता है जो स्टेम मेन एक्सिस जो है उसका जो वेस्कुलर बंडल है और जो इस लीफ का वेस्कुलर बंडल है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये चीज़ें आपको वो ट्रेसेस होती हैं, लीफ ट्रेसेस होती हैं, उन ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये बंडल। और 4 जो लार्ज बंडल्स हैं वो कैसे हैं, वो जो स्टेम है, ये स्टेम है इसके हैं। तो 4 जो बंडल हैं वो इस स्टेम के हैं, और जबकि जो 4 बंडल छोटे वाले हैं वो लीफ ट्रेसेस को दिखा रहे हैं कि वहाँ से जो है लीफ अटैच है और लीफ और स्टेम के बीच सप्लाई का काम कर रहा है, वेस्कुलर सप्लाई का काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब उन वेस्कुलर बंडल्स को देखा जाए अगर, तो वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और इंडार्क होते हैं। कॉन्जॉइंट मीन्स कि जो दोनों ही वेस्कुलर बंडल हैं वो एक ही रेडियाई पे होंगे, दोनों ही चीज़ें जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो एक ही रेडियाई पे होंगे। साथ ही कोलैटरल होते हैं, वो एक दूसरे के पास होते हैं, अगल बगल होते हैं। आपका ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और इंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है। इंडार्क दैट मीन्स कि प्रोटोजाइलम कहाँ होंगे, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ होंगे, पेरीफेरी की तरफ। तो ऐसा जो है सिस्टम पाया जाता है। थिन स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। अगर देखा जाए तो कैम्बियम की एक स्ट्रिप पाई जाती है, कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और यही जो है सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है। तो अभी क्या है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो अभी जो है पतली सी स्ट्रिप पाई जाएगी कैम्बियम की। ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ जब करना होगा तब ये जो है अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। अभी क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ऐसे में पतली सी स्ट्रिप के फॉर्म में आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच जो है थिन स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स। अगर जाइलम को देखा जाए तो इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। जाइलम की ये सेल्स होती हैं, टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। तो इसमें ट्रैकिड्स और क्या देखने को मिलेगा, वेसल्स भी पाई जा रही हैं और साथ ही पैरेन्काइमा सेल्स भी, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स भी पाई जा रही हैं। वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ही यहाँ देखने को मिलता है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाए, मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स के केस को देखा जाए तो वहाँ सिर्फ ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर इफेड्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम इफेड्रा रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म्स। तो यही वेसल्स होने की वजह से जो कि एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टर है यहाँ पाया जा रहा है, इस वजह से ये काफ़ी हद तक जो है इफेड्रा एंजियोस्पर्मिक प्लांट से सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। जिम्नोस्पर्म्स ज़्यादातर या मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स को देखा जाए तो वहाँ वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। जबकि आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को देखा जाए तो वहाँ ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही पाए जाते हैं। पैरेन्काइमेटस पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्टेम। और स्टेम के सेंटर को देखा जाए सेंट्रल रीजन पे, तो वहाँ पे पिथ प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बना होता है। नाउ अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर पाई जा रही है जो कि क्यूटिकल से कवर्ड है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैलिसेड टिश्यूज। ये पैलिसेड लंबी लंबी टिश्यूज पाई जा रही हैं जो कि आउटर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके नीचे अगर देखा जाए तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स पाई जा रही हैं जो क्या कर रही हैं, इनर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। नाउ इसके नीचे ये पेरीसाइकिल है। यहाँ जाइलम और फ्लोएम, जाइलम यहाँ आप देख पा रहे हैं ना कि जाइलम है ये, ठीक है, ये जाइलम है पूरा। यहाँ जाइलम में ये क्या है, प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम मीन्स छोटे वाले जाइलम। तो प्रोटोजाइलम कहाँ है, टुवर्ड सेंटर के साइड है। ये पिच जहाँ है ना, ये सेंटर का रीजन है। ये पूरा स्टेम जो अगर काटते हैं तो वो पूरा ऐसे गोल दिखेगा ना, तो ये इसका सेंट्रल रीजन है। तो यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम है और बाहर की तरफ देख पाएंगे तो ये मेटाजाइलम है। तो इस तरीके से इंडार्क कंडीशन देखने को मिल रही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ कैम्बियम की एक स्ट्रिप पाई जा रही है
ये सिंपल सा कैम्बियम का स्ट्रिप है और यही कैम्बियम बाद में जो है क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगा और फिर जो है यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेंट्रल रीजन पे आपका पैरेन्काइमेटर सेल से बना हुआ पिथ है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टोमेटल कैविटी है, जो आपका कैविटी जिसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्टोमेटल कैविटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये स्टेम जो था आपने देखा कि सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था। अब यहाँ क्या होगा, कैम्बियम अपना काम शुरू करेगा, कैम्बियम जो है अपना एक्टिविटी शो करेगा और फिर यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होगा, उसके बाद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्टेम में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसा जो है स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो यही कैम्बियम जो है यही अपनी एक्टिविटी शो करता है, यही जो है डिवाइड करता है, अपने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। अ थिन स्ट्रिप ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है कि जो आपका वैस्कुलर बंडल है इसके बीच जो कैम्बियम है ये होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ जो है थिन स्ट्रिप थी ना कैम्बियम की, तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये जो पाया जा रहा है प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यही पाया जाता है और यही अपनी एक्टिविटी शो करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी देखने को मिलेगा। तो सम पैरेन्काइमेटर सेल्स बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर। अब ये जो दो, मान लीजिए यहाँ एक वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये पूरा रिंग के फॉर्म में होते हैं ना। तो यहाँ की जो सेल्स हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं ये भी अपना क्या करती हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लगती हैं, ये भी कैम्बियम की तरह बिहेव करती हैं और इसकी वजह से जो ये क्या हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देती हैं। इंटर मीन्स क्या है कि इंटरफेसिकुलर इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, इंट्रा पूरा इसी के अंदर होगा। तो जो इसके अंदर कैम्बियम होगा वो हो जाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल के अंदर, और दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो होगा वो हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाया जा रहा है वो है, और इंटरफेसिकुलर दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दोनों ही कैम्बियम जो है, दोनों ही कैम्बियम अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है। द इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स ज्वाइंट टू फॉर्म कंप्लीट कैम्बियल रिंग। और यही जो है ज्वाइंट कर जाता है, यही जो कैम्बियम है वो पूरा जुड़ जाता है और पूरा कैम्बियम की एक रिंग बना देता है, जिसकी वजह से आगे जो है काफ़ी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। The secondary xylem is composed of tracheids, vessels and xylem parenchyma। तो अगर सेकेंडरी जाइलम को देखा जाए, जब ये अपना कैम्बियम एक्टिविटी शो कर दिया, कट किया दोनों ही साइड में जाइलम और फ्लोएम को, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स और पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम के टिश्यूज देखने को मिलेंगे। बट जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। फिलोजेन कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम भी बनता है, ये जो होता है कॉर्टेक्स रीजन में बनता है, आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो है वहाँ बनता है। और ये कॉर्टेक्स की आउटर लेयर्स जो होती हैं ये भी एक आप कह सकते हैं कि कैम्बियम की तरह बिहेव करने लगती हैं, जिसको बोलते हैं फिलोजेन या कॉर्क कैम्बियम। होता क्या है कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जब आपके वैस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम है वो डिवाइड करती हैं, वो एक्टिविटी शो करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो स्टेम बहुत मोटा होता चला जाता है। तो जब होता है मोटा तो वो क्या करता है, स्टेम के ब्रेक होने की चांसेस होती है ना, बाहर के लेयर के ब्रेक होने की चांसेस होते हैं। तो ऐसे में कॉर्टेक्स की जो कुछ लेयर ऑफ सेल्स होती हैं वो कैम्बियम की एक्टिविटी शो करने लगती हैं, एज ए कॉर्क कैम्बियम बिहेव करती हैं, और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ कराती हैं, वहाँ मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कराती हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिससे कि
वो ब्रेकेज ना हो, स्टेम ब्रेक ना हो। तो ऐसा कुछ जो है कैरेक्टर या ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द 3rd और 4th ईयर ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो 3 से 4 साल में जब ऐसा सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उसके बाद इस तरीके से कॉर्क कैम्बियम अपना एक्टिविटी शो करता है, जिससे कि स्टेम फटे ना, उससे बचाने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेरीडर्म। तो यही लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, यही पेरीडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये बाहर जो है पूरा एक पेरीडर्म की लेयर बन जाती है और जो कि डिस्पेसेस द आउटर टिश्यू, और वो बाहर की जो टिश्यू होती है, बाहर आउटर रीजन में जो टिश्यू है, जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या एपिडर्मिस वगैरह है, तो उसको रिप्लेस करके इस तरीके से मोटी पेरीडर्म की लेयर की का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इसके टीएस को देखा जाए तो कुछ ऐसा टीएस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बाहर जो है क्यूटिकल की लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं इस तरीके से, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। पूरा कॉर्टेक्स रीजन में है कोलेनकाइमेटस और पैरेनकाइमेटस सेल। पेरीवेस्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये जो है फाइबर्स प्रेजेंट होती है जो कि पाई जाती हैं। यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम ये पूरा है, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे फिर मेडुलरी रेस पाई जा रही है, ये पिथ रीजन है। तो इस तरीके से ये मेडुलरी रेस यहाँ तक गई हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है आपको मैच्योर स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। अब हमें देखना है लीफ को, कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है। जो रिड्यूस लीफ पाई जा रही थी, माइन्यूट लीव्स पाई जा रही थी, उनके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। लीफ इज हाईली रिड्यूस। तो लीफ क्या होते हैं, बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, साथ ही स्केल लाइक होते हैं। इंटरनली इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर रीजन। तो अगर देखा जाए तो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं अंदर से। कौन कौन से वो रीजन है, वो है आपका एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स और आपकी या मेसोफिल रीजन जो है, और साथ ही साथ आपका है वैस्कुलर रीजन, जहाँ वैस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। तो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस से हर जगह आप देख रहे हैं कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस की लेयर होती है, और जो कि थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिडर्मिस इंटरप्टेड बाय हैप्लोचैलिक स्टोमेटा। यहाँ पे भी आपको हैप्लोचैलिक स्टोमेटा देखने को मिलता है एपिडर्मिस पे। मेसोफिल अनडिफ्रेंशिएटेड एंड इट कंसिस्ट ऑफ पैलिसेड लाइक इलोंगेटेड सेल्स। तो मेसोफिल जो है, जो आपका मेन जो रीजन है आपका लीफ का, वो वहाँ की जो सेल्स हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। वहाँ पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जा रहा है। ये डिफ्रेंशिएशन आपको स्टेम के अंदर देखने को मिल रहा था, यहाँ आपको ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपको पैलिसेड सेल्स पाई जाएंगी जो कि इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती हैं, विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। और इन सेल्स के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। मेसोफिल सेल्स के सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, पैलिसेड लाइक होंगी, लंबी लंबी होंगी, और इनमें इनके बीच जो है इंटरसेलुलर स्पेस, 2 सेल्स के बीच में जगह पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा। तो ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसा कुछ जो है सिस्टम नहीं पाया जाता है जैसा जनरली डाइकॉट लीव्स में देखने को मिलता है। उस तरीके का पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलता है। दीज सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। ये सेल्स जो होती है क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। इन द मिडरिब रीजन लीफ 2 वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। अगर मिडरिब रीजन्स को देखा जाए, मिडरिब का रीजन वहाँ पे 2 वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और दीज बंडल्स आर कोलैटरल एंड क्लोज्ड विथ एडेक्सियल जाइलम। और ये बंडल्स जो होते हैं वो कोलैटरल होते हैं, जो साथ साथ होते हैं, साथ ही साथ या क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। यहाँ कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। कैम्बियम पाया जाता है तो उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, जबकि जहाँ कैम्बियम नहीं पाया जाएगा उसको बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से आपका ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, एडेक्सियल साइड पे पाए जाते हैं। एडेक्सियल मीन्स इसके अपर साइड पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लीफ है उसके अपर साइड पे जो आपके क्या है, उसके अपर साइड पे
ये वैस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे। जो एडेक्सियल होता है वो अपर होता है और एबेक्सियल जो होता है वो नीचे होता है। तो लोअर साइड को बोलते हैं एबेक्सियल या बेसल साइड को बोलते हैं एबेक्सियल। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए लीफ का तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है। सबसे बाहर जो है आपका एपिडर्मिस है, यहाँ क्यूटिकल के लेयर इसको सराउंड की हुई है चारों तरफ से, ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहाँ जो ये सेल्स हैं ये कौन सी हैं, ये पेलिसेड सेल्स होती हैं, लंबी लंबी लॉन्गेटेड सेल्स देखने को मिल रही हैं। इनके बीच जो है स्पेस है, एयर स्पेस पाया जा रहा है। वैस्कुलर सिस्टम को देख लिया जाए तो वैस्कुलर सिस्टम को देखा जाए अगर तो इसमें फ्लोएम और जाइलम ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दो वैस्कुलर बंडल्स, एक ये वैस्कुलर बंडल है और एक ये वैस्कुलर बंडल, इस तरीके से जो है दो वैस्कुलर बंडल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच कैम्बियम नहीं है। अगर कैम्बियम नहीं है मीन्स उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। तो ऐसा कुछ जो है सिस्टम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने इफेड्रा के बारे में स्टडी किया, इफेड्रा के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, इसकी प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।